अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ODA फॉक्सट्रॉट फ्रॉम डिफेंस आउटपोस्ट। आज हम लोग दो टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे, दोनों ही पाकिस्तान एयरफोर्स से रिलेटेड हैं। तो पहला जो है वो एक तुर्किश कॉम्बैट कमांडर जिन्होंने कल परसों एयर हेडक्वार्टर्स का दौरा किया और ACM ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू से मुलाकात की। दूसरा JDAMs की लोकल प्रोडक्शन को लेकर हम डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो परसों DGPRPF की तरफ से एक प्रेस रिलीज जारी की गई जिसमें कहा गया कि जो तुर्की के कॉम्बैट कमांडर हैं इस्माइल गनेकाया, आई होप कि मैं ये जो नाम है करेक्टली बोल रहा हूँ, उन्होंने एयर हेडक्वार्टर्स का दौरा किया और एयर चीफ के साथ एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग की। तो अब जो इस मीटिंग को है वो कई लोग कई तरह का रुख देने की कोशिश कर रहे हैं। कई लोग कह रहे हैं ये JF-17 ब्लॉक 3 की सेल्स को लेकर चल रही है, कई लोग कुछ और अंदाजे लगा रहे हैं। तो ये जो है ये बातें बनाने वाली चीज़ है। ऐसे जो विजिट्स हैं वो हाई लेवल डेलीगेशंस के साथ होते रहते हैं और इसके जो कंटेंट्स हैं मीटिंग के वो कभी भी बाहर नहीं आते। तो हमें कभी भी पता नहीं चल पाएगा कि ये मीटिंग JF-17 ब्लॉक 3 के बारे में थी या पाकिस्तान जो है वो तुर्की के F-16 लेने वाला है। तो मतलब कि ये मजाक में था, मतलब कि हमें पता नहीं लगेगा कि उस मीटिंग में क्या डिस्कस हुआ है। हाँ, ये कुछ रिपोर्ट्स आ रही हैं कि तुर्किश एयरफोर्स जो है वो स्टॉप गैप सोल्यूशन के तौर पर JF-17 ब्लॉक 3 को अक्वायर कर सकती है। ये एक अलग मुद्दा है, लेकिन एक जनरल आकर एयर चीफ से मुलाकात करता है उसके कई वो हो सकते हैं। हम एग्जैक्टली यही उठा के नहीं दे सकते खबर कि अगर तुर्की और पाकिस्तान में कोई बातचीत हो रही है वो JF-17 को ही लेकर हो रही है। बेसिकली इसमें कुछ भी हो सकता है, JF-17 ब्लॉक 3 भी हो सकता है। अगर हम इतने खुशकिस्मत हैं तो उसमें कुछ कंफर्म कहा नहीं जा सकता, ठीक है। अगर तुर्की स्टॉप गैप सोल्यूशन के तौर पर JF-17 ब्लॉक 3 लेना चाह रहा है कि तब तक उनका काम एयरक्राफ्ट जो है वो रेडी हो जाए, नो डाउट ये काफ़ी अच्छी अप्रोच है, लेकिन इसमें भी अभी तुर्की को बहुत वेट करना पड़ेगा जब तक कि ब्लॉक 3 के अंदर जो इंजन का इशू है वो सॉल्व नहीं हो जाता। दूसरा, तुर्की को ऑब्वियसली डेटा लिंक का इशू आएगा क्योंकि इनके जो अपने फाइटर्स हैं वो लिंक 16 पर ऑपरेट करते हैं, लेकिन JF-17 जो है जब पाकिस्तान एयरफोर्स में है वो लिंक 17 जो कि हमारी अपनी लिंक है उनके जरिए हम लोगों ने एक तरह से पूरे एयरफोर्स के अंदर इंटीग्रेट किया हुआ है। तो तुर्क्स को भी एक नई डेटा लिंक बनानी पड़ेगी और उसको JF-17 के साथ इंटीग्रेट करके अगर इन्होंने इंट्रोपेबिलिटी रखनी है तो उनको एक नई डेटा लिंक जो है वो बनानी पड़ेगी और सब एयरक्राफ्ट पे इम्प्लीमेंट करेगी, जो कि वो भी एक काफ़ी लॉन्ग प्रोसेस है। तो ये एक दो पॉइंट्स हैं जो कि तुर्की को बिल्कुल ज़ेरे गौर रखने पड़ेंगे अगर वो JF-17 की तरफ जाएंगे। और नो डाउट JF-17 ब्लॉक 3 जो है वो एक बेटर ऑप्शन है। अगर तुर्किश जो है वो LCA की डिमांड रखते हैं तो JF-17 ब्लॉक 3 से बेटर कोई इस टाइम दुनिया में LCA प्लेटफॉर्म उनको अवेलेबल नहीं है। तो दूसरी न्यूज़ की बात करते हैं। तो परसों जो ये तुर्किश कमांडर वाली प्रेस रिलीज आई उसमें हमने एक फ्रेम के अंदर देखा कि नेस्टेप जो कि पाकिस्तान एयरफोर्स का एक टेक्नोलॉजी पार्क है, नेशनल एयर स्पेस एंड टेक्नोलॉजी पार्क, उसके अंदर एक बैनर लगा हुआ था जिसके ऊपर तकबीर जो हमारी इंडिजिनस गाइडेड बॉम्ब किट है वो लगी हुई थी और एक साइड पे JDAM की पिक्चर लगी हुई। इससे क्या जाहिर होता है, ठीक है, अब किसी भी टेक्नोलॉजी पार्क जो कि हमने खुद बनाया है उसके अंदर आप वही होंगे ना कि आप उसी की पिक्चर लगाएंगे जिसको आप लोकली मैन्युफैक्चर करते हैं। जो तकबीर किट्स हैं या रेंज एक्सटेंशन किट्स जिन्हें हम कहते हैं, तो उनको हम अपने मुल्क में लोकली प्रोड्यूस करते हैं। साथ में JDAM का होना ये इशारा करता है कि मे बी JDAMs को भी हम पाकिस्तान में लोकली मैन्युफैक्चर करते हैं। इसके बारे में अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक अंदाज़ा है जो कि हम अपने तौर पर लगा रहे हैं। अगर पाकिस्तान की JDAM के साथ हिस्ट्री देखें तो जब हमने JDAM की एक्विजिशन रिपोर्ट निकाली उसमें पाकिस्तान ने तकरीबन 2006 में 500 JDAM किट्स को परचेज किया था और 23.6 मिलियन, ये आप अपनी स्क्रीन पर उसकी कॉपी भी देख रहे हैं। तो JDAM किट की ज़रूरत क्यों पेश आई? हालांकि हमारे पास तो GPU 12 हो गए और अलबतर सीरीज़ हो गई। उस टाइम खैर अलबतर सीरीज़ नहीं थी हमारे पास, लेकिन उस टाइम पर GPU 12 थे जो कि अमेरिकन वेरिएंट थे। तो फिर JDAM की क्या ज़रूरत थी? तो मैं आपको बताता चलूँ, जो GPU 12 हैं वो लेज़र गाइडेंस को यूज़ करते हैं, लेकिन JDAM जो है वो GPS और इनर्शियल गाइडेंस को यूज़ करते हैं। अब लेज़र गाइडेंस का नुकसान यहाँ पर ये है कि ये हार्श वेदर में बिल्कुल इफ़ेक्टिव नहीं है। मतलब कि अगर बारिश हो रही है, सैंड स्टॉर्म है या कोई भी ऐसी अनोमली है तो लेज़र गाइडेंस जो है वो इफ़ेक्टिव नहीं होती और ज़्यादातर टारगेट्स को मिस कर देती है, मतलब कि एक्यूरेट नहीं हो पाती ऑल वेदर कंडीशंस के लिए। वेयर एज
जो JDAM किट है जो कि इनर्शियल नेविगेशन को या GPS को यूज करती है, वो हर वेदर में एक्यूरेटली टारगेट को हिट कर सकती है और एंटी जैमिंग कैपेबिलिटी के साथ आती है। ऐसा नहीं है कि जैम नहीं हो सकती, जैम बिल्कुल हो सकती है, लेकिन इसका मैकेनिज्म ऐसा है कि जैम होने के बाद भी ये टारगेट को बिल्कुल हिट करती है, लेकिन एक्यूरेसी में माइनर डिफरेंस आता है। तो बेसिकली हर एयरफोर्स को ये कैपेबिलिटी चाहिए कि वो किसी भी वेदर में कोई भी ऑपरेशन हैंडल कर सके। तो इसीलिए पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से JDAMs को एक्वायर किया गया। उस टाइम पे खैर एंटी टेररिस्ट ऑपरेशंस चल रहे थे, उसके अंदर हैवीली इनको यूज किया गया। अब हम ये चीज़ कंफर्म नहीं कह सकते कि पाकिस्तान के पास इनकी टोटल जो रिमेनिंग तादाद है वो क्या है, लेकिन ये जो नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमने बैनर देखा है, हमें लगता है कि पाकिस्तान जो है वो JDAMs को लोकली मैन्युफैक्चर कर रहा है। मैं ये बताता चलूं कि हमें इसके अभी तक कोई प्रॉपर पेपर वर्क के तौर पर सबूत नहीं मिले, तो इसको हम अभी अंदाजे तक ही रखेंगे। जैसे ही फ्यूचर में इसकी कोई कंफर्मेशन हमें मिलेगी हम आपको ज़रूर आगाह करेंगे। तो आई होप आप लोगों को सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।